नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मतलब। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 9th में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकें। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे सारे क्वेश्चन यानी कि सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें और इसके बाद इस क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी क्या है रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। कि इस वीडियो को इसलिए पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में कि बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन करवाया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। क्योंकि जब वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या आपको चित्रों के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की गई है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। क्लास 9th के चैप्टर 2 की ये वीडियो है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, यानी कि आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस वीडियो से आपके 3 नंबर या 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इससे वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई है। आप सभी जानते हैं कि अगर हिमालय हमारा जहाँ पर्वत आज स्थित है वहाँ पर बहुत सारे पहले क्या टेथिस नाम का एक सागर था, ठीक है, यानी इसका आंसर होगा टेथिस सागर। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के कौन से द्वीप समूह जो प्रवाल से क्या है निर्मित है। तो ये लक्षद्वीप है, ठीक है, यानी कि भारत का जब मैप आप इस प्रकार से देखते हैं तो इस साइड में जो अरब सागर की तरफ जो द्वीप स्थित है उसे लक्षद्वीप बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो द्वीप समूह है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से क्या है समुद्र से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक ज़मीन है, ठीक है, यानी कि जो दक्षिण भारत का ये जो है, तो दक्षिण भारत का जो ये है इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर आपके अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है, तो इसलिए हम क्या कभी कभी इसे क्या प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो एक स्थल यानी जमीन जो है भाग जो क्या 3 तरफ से समुद्र से घिरा उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि जमीन का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, यानी कि वह जमीन है जिसको क्या चारों तरफ से जल है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन 4 है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। यानी देखिए ये जो भारत है ना, ये जो भारत है इसका जो पूर्वी है, भारत के पूर्वी भाग में जो अगर इधर म्यांमार की सीमा का निर्धारित करने वाले जो पर्वत हैं उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या है, पूर्वांचल है, ठीक है, इसको भी जरूर नोट करेंगे। क्वेश्चन 5 है कि दोआब का क्या अर्थ होता है। दोआब का मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे कहते हैं दोआब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको भी नोट करेंगे। बरकान क्या है। तो बरकान क्या है कि आप सभी जानते हैं कि जो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में जो बालू के टीले होते हैं जो अर्ध चंद्राकार के रूप में होते हैं उसे क्या कहते हैं, बरकान कहते हैं। क्वेश्चन 8 है कि भारतीय मरुस्थल इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी। यानी कि भारतीय जो मरुस्थल है इस क्षेत्र में जो बहने वाली सबसे बड़ी नदी है उसका नाम क्या है, तो वो उसका नाम है लूनी नदी है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। और एक बात ध्यान रखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर बहुत ही ध्यान से समझना कि भारत में स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन जिस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी उसी टाइप से होगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थित, ठीक है, अगर पूछे कि भारत में स्थित हिमालय के बारे में पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो केटू गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है। भारत में स्थित पूछे तो कंचनजंगा आपको बताना है, अगर भारत का पूछे तो केटू गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, तो वो बैरन द्वीप है। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अभी आप जैसे हिमालय को जानते हैं, हिमालय भी क्या एक हिमालय क्या वलित पर्वत श्रृंखला है, लेकिन काफ़ी ये नया है, अभी भी कि यह ऊपर उड़ता जा रहा है। लेकिन जो ये पुराना पूछ रहा है पूरे विश्व का तो वो अरावली है जो राजस्थान में है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जब मैप में आप देखते हैं भारत के मैप में तो ये आपका क्या पूर्वी घाट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का या शिखर का नाम क्या है, तो ये महेंद्रगिरी है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर पश्चिमी घाट का पूछे तो क्या हो जाएगा, अनाई मुड़ी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो ये अनाई मुड़ी हो जाएगा, ठीक है। और ये अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का भी नाम है, ठीक है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो अनाई मुड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन 14 है
कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अभी हमने आपको बताया, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। ये 1722 मीटर की है। क्वेश्चन नंबर 15 की काराकोरम दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, देखिए केटू आ गया, गढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 अंक वाले प्रश्न को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की 3 समानांतर श्रृंखलाओं यानी कि देशांतरी विस्तार के नाम लिखना है। देखो आपको क्या करना है कि जो जो हिमालय के चित्र आप देख रहे हैं ना, तो ये जो विस्तार इस प्रकार से है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देशांतरी आधार पर हिमालय के जो है इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे जो बाहरी श्रृंखला है, सबसे उत्तर की श्रृंखला है, इसको बोलते हैं हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय। जो बीच की श्रृंखला है इसको बोलते हैं हिमाचल, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और जो सबसे बाहरी या दक्षिणी जो श्रृंखला है हिमालय की, इसे बोलते हैं शिवालिक या वायु हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपको नोट कर लेना है समझ के, ठीक है। तो इसलिए चित्र के माध्यम से आपको लगाया गया कि इसको समझ जाए, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और इसका आकार आप देख सकते हैं कि अर्ध चंद्राकार है। तो क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की 3 समानांतर श्रृंखलाओं देशांतरीय आधार पर इसका नाम पूछा जा रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, यानी इस वाले बाहरी छोर को। बीच वाले सेकेंड क्या है, हिमाचल, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, यानी कि जो बीच का है। और शिवालिक या बाह्य हिमालय, यानी कि ये जो बाहर का, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है कि आपका शुरू हो जाता है भाबर शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद शुरू हो जाता है आपका तराई क्षेत्र। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये जो आपका भारत का क्षेत्र है ना, ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। तो इसे पूछ रहा है ये जो पश्चिमी तट है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है यहाँ से लेकर, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर या गुजरात से लेकर गोवा तक, ठीक है। गुजरात से लेकर गोवा तक जो ये है इसको बोलते हैं क्या है, कोंकण तट, ठीक है। यानी इसको देखिए मैप में यहाँ पर है। सेकेंड क्या है, कन्नड़ तट, यानी ये गोवा से कर्नाटक तक, यानी ये जो गोवा से लेके आप कर्नाटक तक देखेंगे तो इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं कन्नड़ तट, ठीक है। और फिर मालाबार तट क्या, ये कर्नाटक से केरल तक है, इसको बोलते हैं क्या, मालाबार तट। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से आप इसकी लोकेशन भी देख के समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करना है। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में इस टॉपिक को कवर कराया अच्छे से, इसको वहाँ से आप देख लीजिए। तो ये जो डायग्राम है आपकी किताबों में नहीं मिलेगा, आपको किताबों में मैंने खुद इस तरह से बनाया है कि आप इसको ठीक प्रकार से समझ सकें, क्योंकि देखने के बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। या तो इसे समझ लीजिए या तो इसे समझ लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है जिस प्रकार से आप समझ जाएं। तो देखिए आपको पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो हिमालय का विस्तार है उसके बारे में बताया है, ये नदियों के आधार पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सबसे जो पहली नदी क्रम से पड़ती है उसका नाम क्या है यहाँ पर, सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो कौन सा हिमालय का भाग पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, पंजाब हिमालय, ठीक है। अब क्या है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक है। फिर काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। अब तीस्ता नदी और दिहांग नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या नाम बोलते हैं, तो वो असम हिमालय, ठीक है। तो चाहे इस तरह से आप नोट कर लीजिए या आप इस प्रकार से कर लीजिए कि पंजाब हिमालय जो है, ठीक है, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। फिर कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय ये सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य अंतर आपको बताना है। अब ये भारत का पार्ट है, ठीक है। तो आपसे क्या है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला अंतर है कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर एक लगातार श्रृंखला है, ठीक है। यानी आपको बताया जा रहा है ये आपका ये पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी तट के क्या है, समानांतर है, पश्चिमी तट के क्या है, समानांतर है। और ये जो श्रृंखला है लगातार है, यानी कि ये कंटिन्यू है। और ये जो पूर्वी घाट है ये कटा छटा है। कारण क्या कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो बहते हुई जाती है तो इस श्रृंखला को काट देती हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है कि पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट की ऊंचाई है 900 से लेकर 1600 मीटर है, जो अधिक है, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई औसतन क्या 600 मीटर है। यानी कि देखिए, ये जो आपकी है ना पश्चिमी घाट है, इसकी जो ऊंचाई है 900 से लेकर 1600 मीटर तक की है, जबकि पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है ये लगभग 600 मीटर तक है। ठीक है। तीसरे नंबर क्या है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है अनाईमुड़ी। अब देखिए, ये जो पश्चिमी आपकी घाट है ना, इस पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अनाईमुड़ी है। जबकि पूर्वी घाट की सबसे जो ऊंचा शिखर है उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3 नंबर के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि भारत के स्थल की आकृति। और आगे है कि प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए, आपको इन सारे टॉपिक को कवर कर लेना, हिमालय के बारे में पढ़ लेना है, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, अब प्रायद्वीपीय पठार या द्वीप समूह। तो इनमें से कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है ये 6 प्रकार से किया गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय समूह। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो यह जो भारत के दक्षिण में 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। अब देखिए, भारत का जो ये पार्ट है ना दक्षिण भारत का है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है, तो भारत का जो दक्षिण भारत इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पठार, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो ये जो पठार ये 3 तरफ से क्या है, दक्षिण में स्थित है, 3 तरफ से क्या जल से घिरा हुआ है। तो यह जो पठार है ये प्राचीनतम है, और इसका जो भूभाग है यह गोंडवाना भूमि का एक ही, यानी ये जो पठार है प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का ही एक मेज की आकृति वाला स्थल है। ठीक है। और यह त्रिभुजाकार, क्योंकि ये जो आकार होती है ये त्रिभुज के आकार की है। और साथ ही साथ यह खनिज भंडार के स्रोत, यानी कि जो पठार होते हैं ना ये खनिज भंडार के स्रोत होते हैं। इसके 2 भाग हैं, दक्षिणी भाग को दक्षिणी का पठार कहते हैं तथा उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। जैसे ये भारत का जब मैप आप देखते हैं ना, भारत का जब मैप देखते हैं तो जो दक्षिण का भाग है तो इसे क्या दक्षिणी का पठार कहते हैं, और ये जो उत्तर का भाग होता है भारत का इसे बोलते हैं मध्य उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तरी मैदान की विशेषता बताना। यानी कि देखो, आपके जो मैदान है, क्योंकि उत्तर में भारत का है, उसकी विशेषताएं आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र एवं उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। ठीक है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना एक उपजाऊ मैदान है, और इसका विस्तार क्या 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यानी ये जो मैदान है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, चौड़ाई क्या है 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अगला है कि उपजाऊ मिट्टी क्या है, नदियों एवं अनुकूल जलवायु के कारण यह मैदान घनी जनसंख्या वाला भाग बन गया है। आप सभी जानते हैं कि जो भारत की जितनी भी स्थल की आकृतियाँ है, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं मैदानी क्षेत्र में ही घने बसे हुए हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ हैं। ठीक है। और ये जो नदियाँ हैं जो काफ़ी उपजाऊ होती हैं, क्योंकि नदियाँ जो उत्तरी मैदान है काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण क्या लोग यहाँ पर काफ़ी घने बसे हुए हैं। तो इस मैदान की नदियाँ समुद्र में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण भी करती है। यह क्षेत्र भी काफ़ी उपजाऊ होता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करिए। देखो, बांगर और खादर है ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं। तो जो बांगर होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। सेकेंड है कि खादर नदी के पास की जो निम्न भूमि है, जबकि बांगर नदी से दूर की उच्च भूमि होती है। ठीक है। खादर में लगभग क्या प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, जबकि बांगर में बाढ़ नहीं आता, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर अधिक उपजाऊ मिट्टी है, जबकि बांगर अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। ठीक है, यानी कि जो खादर मिट्टी होती है ये क्या काफ़ी उपजाऊ होती है। अगला है कि खादर जो अधिक कृषि के लिए उपयुक्त है, जबकि जो मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है तो वो कृषि के लिए उपयुक्त होगी ही, और जबकि बांगर क्या कृषि के लिए थोड़ी कम उपयुक्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाबर और तराई में अंतर स्पष्ट करिए। तो भाबर क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि ये जो होता है कि आपका ये जो देशांतरी आधार पर जो हिमालय का जो विस्तार था, तो सबसे बाहरी वाला जिसको महान हिमालय बोलते हैं, बीच वाले लघु हिमालय, और सबसे ये दक्षिणी वाला जो है इसको बोलते हैं शिवालिक। और इसके बाद जब पर्वतों से जो
पर्वतों के बाद जो एक एरिया जो शुरू होता है उसे हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। उसके बाद होता है फिर शुरू होता है तराई क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं भाबर क्या है कि यह शिवालिक के दक्षिण में 8 से क्या है 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी की गुटका है, ठीक है। जैसे जो अभी हमने बताया, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, ठीक है। अब ये पर्वत है, तो पर्वत है जब कोई नदी बहती है तो ये अपने साथ क्या है पर्वतों को भी काटते हुए जाती है। तो जिससे कोई जो भी पत्थर के टुकड़े होंगे ये यहाँ पर क्या रुकेंगे नहीं, क्योंकि ढलान ज़्यादा है। लेकिन जैसे ये मैदानी क्षेत्र में पहुँचते हैं तो ये पत्थर यहाँ पर स्टोर होने लगते हैं, ठीक है। पत्थर सारे यहाँ पर स्टोर जाएंगे, लेकिन होगा क्या, पत्थर तो यहाँ पर स्टोर जाएंगे लेकिन जो जल को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा ना, जल नीचे नीचे से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है यही क्या होता है, भाबर होता है, ठीक है। और इसके आगे का एरिया जो होता है वो तराई क्षेत्र हो जाता है, यानी दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। और यहाँ छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती है, यानी कि जो छोटी छोटी नदियाँ कहाँ थे, पत्थरों के नीचे से निकल जाती है ना। तो यह प्रदेश कृषि के लिए कम उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर सारे कंकड़ पत्थर हो गए, तो इस क्षेत्र में कृषि करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कि तराई क्षेत्र क्या होता है। तो तराई क्षेत्र में देखते हैं कि भाबर के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी वो, क्योंकि देखो ये पत्थर होता है ना, इसके आगे जब देखते हैं तो ये क्या हो गया, भाबर तराई क्षेत्र हो गया। और यह छोटे कंकड़ युक्त दलदली भूमि होती है। और यहाँ भाबर की भूमिगत नदियाँ पुनः धरातल पर आ जाती हैं, यानी देखिए ये पत्थर के नीचे से नदियाँ तो बहती हुई है, लेकिन जैसे आगे आगे नदियाँ बढ़ती हैं तो ये क्या है दिखने लगती हैं, ठीक है। तो यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन 5 है कि पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करना है। अब देखिए, अब ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान, इसके बारे में अंतर करना है। चलिए देखते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है, ठीक है। यानी देखिए ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, ये जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है ये कहाँ कहाँ स्थित है, जैसे ये पूर्वी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी, तो इसके किसके बीच में ये स्थित है, ठीक है, बीच में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है। जैसे ये मान लीजिए ये पश्चिमी तट आपका है, ये पश्चिमी तट है आपका कहाँ पर है, ये पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है, ठीक है। सेकंड क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। और पूर्वी तटीय मैदान में अधिक डेल्टा पाए जाते हैं जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा का अभाव है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो नदियाँ क्या है ये पूर्व की तरफ की बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ की इस तरफ पूर्व की बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पर बहुत सारे डेल्टाओं का निर्माण होता है। अब पश्चिमी घाट में यहाँ पर केवल 2 ही नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा और ताप्ती है, तो वो भी क्या डेल्टा नहीं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्टोरी की। पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपजाऊ हैं जबकि पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि इस चैप्टर के जो मेन जो क्वेश्चन है हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सारे चैप्टर के नोट्स चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ से आपको बहुत सारे PDF मिल जाएगा जो आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जो भी आपकी क्लास से संबंधी वीडियो बनाया जाए आपको आसानी से मिल सके। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।